चलो भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कैश फ्लो क्या है, अकाउंटिंग रेशियोज कंप्लीट हो गए हैं। कैश फ्लोज का जो वेटेज है, पहले हम वेटेज पे बातचीत कर ले। तो जो इसका बोर्ड में वेटेज है वो कितने मार्क्स का है, 8। वो 8 मार्क्स का स्प्लिट कैसे होगा, 1 + 1 + 6, 6 नंबर का एक होगा न्यूमेरिकल। अब देखो कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ कैश। अब फ्लो ऑफ कैश में फ्लो कितने तरह का होता है, 2। इनफ्लो और आउटफ्लो इसमें लिखे जाते हैं किस चीज के सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओनली फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस में एक्टिविटीज कितनी होती हैं, 3। सीक्वेंस वाइज बात करेंगे, पहली क्या है ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग और तीसरी फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हो गया सीक्वेंशियल। यही तुमको कैश फ्लो के फॉर्मेट में पढ़ना भी है। अब सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहला क्या आता है, कैश इन हैंड। दूसरा क्या होता है, कैश एट बैंक। उसके बाद क्या आता है सर, चेक्स एंड ड्राफ्ट एट बैंक। ठीक है, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड। हालांकि चेक्स एंड ड्राफ्ट्स एट बैंक वाला कंसीडर बहुत जगहों पे नहीं होता है, मगर हम उसको भी काउंट इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार चेक और ड्राफ्ट बैंक में सिर्फ पड़े रह जाते हैं और वो अभी क्रेडिट नहीं हुए होते हैं, ठीक है, या डेबिट नहीं हुए होते हैं। ठीक, फिर क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से कम ड्यूरेशन के हैं। और एक और क्या चीज है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इज दैट क्लियर? इतनी चीजों को आपको ध्यान देना है, जिसमें कैश इन हैंड या कैश जो टर्म है उसमें ऊपर की ये चारों चीजें आ रही हैं और कैश इक्विवेलेंट में ये दोनों आ रही है, नीचे की दोनों। तो ये जो 4 चीजें हैं ये किसका पार्ट है, कैश का। और ये जो दोनों चीजें हैं वो किसका पार्ट है, कैश इक्विवेलेंट का। ठीक है, सिर्फ कैश इन हैंड को ही कैश नहीं माना जाता है, कैश एट बैंक और चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड और चेक एंड ड्राफ्ट एट बैंक को भी कैश ही माना जाता है। कैश इक्विवेलेंट में ये दोनों चीजें आती हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी होंगी। इज दैट क्लियर? यस सर। देखो, सबसे पहले हम शुरू किससे करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ठीक, तो सबसे पहले तुम हेड डाल लोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, ये पूरा कंटेंट इस समय लिख दिया हम, क्योंकि लिखते समय टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब पहले हेड तुमने डाल लिया, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकालना है तो पहले तुमने हेड डाल लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब उसमें पहला जो टॉपिक है, इसमें 4 पार्ट में ये स्प्लिट होता है। फर्स्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये इसका फिगर जो है वो तुम निकालोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी ध्यान देने की चीज ये है कि ये हमको आइडेंटिफाई करना सीखना है। सबसे पहले ये हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई इसी को करना है। ये अभी मैं बताऊंगा कि कैसे ये निकाला जाता है। तो ये निकाल लोगे तो सबसे पहले क्या तुम लिखोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और उसका पैसा यहां निकाल के लिख दोगे इस कॉलम में। ये 2 कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, ये मेजर कॉलम है, ये माइनर कॉलम है। ठीक है, अब ये फिगर तुम निकाल लिया। उसके बाद अगला हेड क्या लिखोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अब जो सब हेड्स डिवाइड हो रहे हैं उसमें क्या लिखना है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या एक्टिविटीज भी आप लिख सकते हैं। अब ध्यान देने की चीज क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, वो मैं लिखूंगा नहीं, वो लिखूंगा तो बहुत ज्यादा ये पूरा भर जाएगा, वो बुक में गिवन है। ध्यान देने की जो चीजें, जो दिमाग में याद रखने की चीज है, जितनी भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, और जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं वो क्या होंगी, माइनस होंगी। बस ये याद रखना है। अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं ये बुक में से तुम खोज लो, और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन कौन सी हैं ये फॉर्मेट में, बुक में जो भी बुक तुम पढ़ते हो उसमें दिया हुआ है। उसको एटलीस्ट कुछ नहीं खोज सकते हो तो याद तो कर सकते हो फॉर्मेट को देख के।
एक आध दो का मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे नॉन कैश डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है ना, तो क्या होगा? ऐड होगा। एमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो क्या होगा? वो भी ऐड होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये क्या होगी? माइनस होगी। लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन ऑपरेट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लॉस हुआ ना, तो ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा। फंडा क्लियर है सर? ठीक है। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम अगर है तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये क्या होगी? रेंटल इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये क्या होगी? माइनस होगी, लेस होगी। तो ये तुम कर लोगे। जो प्लस होती हैं वो चीजें विदाउट ब्रैकेट होती हैं, और जो चीजें माइनस होती हैं वो इन द ब्रैकेट आती हैं। कर लिए? एक लाइन ऐसे खींच दिए। अब जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को क्या कहा जाता है सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये आ गया। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, क्या रिजल्ट आया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है तुम्हारा, मगर वर्किंग कैपिटल बदलने के पहले, बिफोर है। आफ्टर वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्किंग कैपिटल पे ध्यान देना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें होती हैं? या तो करंट एसेट होता है या तो करंट लायबिलिटीज होती हैं। अगर करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज की, इसका मतलब किस पे ध्यान देना है? इसका मतलब करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज में आने वाले चेंज पे ध्यान देना है। और चेंजेस दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो करंट एसेट में कैसे चेंज आएगा? या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। करंट लायबिलिटीज में कैसे चेंज आएगा? या तो इंक्रीज होंगी या तो डिक्रीज होंगी। फंडा क्लियर सर? अब अगर करंट एसेट बढ़ता है तो वो क्या होगा तुम्हारा? प्लस होगा कि माइनस होगा, ये ध्यान देना है। करंट एसेट अगर घटते हैं तो वो क्या होंगे? प्लस होंगे कि माइनस होंगे। और सेम यही करंट लायबिलिटीज के भी साथ है, डिक्रीज और इंक्रीज में। मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, रीजन बुक में गिवन है, ट्रिक याद रख लो। जो भी फायदे की चीज है, जो भी बढ़ने की चीज है वो लेस करना है, और जो भी लेस की चीज है, घटने की चीज है, नुकसान की चीज है, वो ऐड करना है। फायदे की चीज को लेस करना है, नुकसान की चीज को ऐड करना है। याद रहेगी ये ट्रिक? याद रहेगी ये ट्रिक? याद रख लो। अब एसेट का बढ़ना फायदा है कि नुकसान है? एसेट का बढ़ना, एसेट का बढ़ना फायदा है ना? इंक्रीज इन करंट एसेट, एसेट का बढ़ना फायदा है, तो ये क्या होगा? लेस होगा। ठीक है? ठीक। एसेट का घटना क्या है? तो ये क्या होगा? एसेट का घटना नुकसान है, तो नुकसान क्या करना है सर आपको? ऐड करना है। लायबिलिटीज का घटना क्या है? ये भी फायदा है। लायबिलिटीज का घटना भी क्या है? फायदा है। फायदे को क्या कर लेना है? लेस कर लेना है ना। और लायबिलिटीज का बढ़ना नुकसान है, नुकसानों को क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। फंडा क्लियर सर? अब इंक्रीज इन करंट एसेट लेस करना है, तो ब्रैकेट में ये ऐड करना है। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करना है, तो ये विदाउट ब्रैकेट। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस करना है, तो ब्रैकेट में। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड करना है, तो विदाउट ब्रैकेट। ये सारे फिगर उठा के कहां लिख देने हैं? इस वाले कॉलम में लिख दिया सर आपने। कॉलम क्लोज कर लो। ये एक फिगर आया होगा, एक ये फिगर आया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है? इन दोनों का जो, अब इसका, इस ध्यान दो, इस वाले फिगर का, इसका, ये तो खत्म हो चुकी है बात, ये तीनों जोड़ के ही आया था। ये पैसा और ये पैसा का जो रिजल्ट आएगा उसको कहा जाता है सर नेट कैश जनरेटेड, या नेट कैश जनरेटेड या नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस कहा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। अगर पॉजिटिव आएगा तो विदाउट ब्रैकेट लिखना, और नेगेटिव आएगा तो ब्रैकेट में डाल लेना। अब उसके बाद क्या करना है सर? टैक्स पेड को लेस कर लेना है। क्या कर लेना है? लेस कर लेना है टैक्स पेड को। लेस टैक्स पेड। ठीक है? टैक्स पेड लेस को ब्रैकेट में। अब उससे रिजल्ट क्या आएगा? ये फाइनल रिजल्ट है।
अगर आंसर पॉजिटिव आया तो आप लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो आप लिखेंगे नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, और जो भी ये पैसा आएगा ध्यान देना, वो जो ये लास्ट वाला कॉलम बना हुआ है, हर एक्टिविटी का पैसा, बाकी पैसों को तो इसी कॉलम में लिखना है, फाइनल वाला पैसा फाइनल वाले कॉलम में। तो यहाँ पे 2 लाइन खींच के खत्म करोगे और ये पैसा उसी के साइमल्टेनियसली पैरेलल में नोट कर दोगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या जानना है हमको सर, सिर्फ एक चीज जाननी है। क्या जानना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते हैं। तो ये पहले नोट कर लो, उसके बाद उसको निकालने का तरीका बता देंगे। वो निकालने का तरीका आ गया, यहाँ पे फिगर लिख लोगे, उसके बाद बाकी चीजों को मैं बता ही दिया हूँ कैसे करना है, नोट कर ही चुके हो या कर लोगे, अभी हो जाएगा। तो इससे क्या खत्म हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या है तुम्हारा सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहला क्या हो जाएगा, खत्म। फिर दूसरा क्या हमको जानने को रह जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसका हम हेड डालेंगे और वो जानेंगे। ठीक है, ये नोट करो, फिर मैं ये चीज बता देता हूं तुमको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते हैं। देखो भैया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का तरीका, ये पे बात करने की थी। सबसे पहले आपको क्या कैसे निकलता है, ये चीज, कुछ चीजें यहाँ पे नोटेड है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर बैलेंस शीट में होगा, एक प्रीवियस ईयर का होगा, डिफरेंशिएट कर लो। अगर फिगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट मानना, और फिगर नेगेटिव आया तो उसको इन द ब्रैकेट कर देना, वो लॉस मान लेना। क्लियर है बात। एक और मामला है सर, प्रीवियस ईयर में लॉस हो और करंट में प्रॉफिट हो, तो यही फॉर्मूला तब भी चलेगा, करंट माइनस प्रीवियस, और प्रीवियस का तो लॉस था तो उसको माइनस कर लो। यानी कि मान लो कि करंट ईयर में पॉजिटिव फिगर है 1 लाख का और प्रीवियस ईयर में नेगेटिव फिगर है 50,000 का, तो कैसे करेंगे, 1 लाख माइनस, और प्रीवियस का तो माइनस 50 माना ही जाएगा ना, लॉस को तो आप माइनस 50 ही मानोगे, तो 1 लाख माइनस माइनस 50, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 1 लाख प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ये 4 चीजें ऐड करनी है। कौन कौन सी सर, पहला ये सब ऐड होंगे। सबसे पहले क्या ऐड होगा आपका, रिजर्व में ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, फिर दूसरा प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड भी ऐड होंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड भी ऐड होगा, इंटरिम डिविडेंड भी ऐड होगा, और प्रोविजन फॉर टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर भी ऐड होगा, और टैक्स रिफंड क्या होगा, लेस होगा। अब सर प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में कुछ खेल है, वो जान लो। प्रपोज्ड डिविडेंड किस साल का, करंट ईयर का कि प्रीवियस ईयर का, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और इंटरिम डिविडेंड किस साल का, यही बस याद रखना है, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। ठीक है, उल्टा मत इसमें कर देना, ये बस तुमको याद रखना है। फिर क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर, ये कई बार निकालना पड़ जाता है खुद से, उसको निकालने का तरीका अभी वो भी बता दे रहा हूं, उसका भी अकाउंट बना के प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, और टैक्स रिफंड कभी आज तक नहीं मिला है, किसी क्वेश्चन में आज तक नहीं मिला है, मगर फॉर्मेट याद रखने के लिए हम याद रख लेते हैं। ठीक है, जो टैक्स रिफंड होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। ऐसे क्या हो जाएगा आपका सर, एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऐसे आप पा जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट कैश फ्लो का, जहां से शुरू करना है लिख के पहली लाइन, क्या पा जाएंगे आप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इज दैट क्लियर, पढ़ना क्लियर है भैया। प्रपोज्ड डिविडेंड किस साल का लेना है, और प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर। क्लियर लगा, याद एकदम इसको याद कर लो। प्रपोज्ड डिविडेंड पिछली साल का, इंटरिम डिविडेंड इस साल का, ईयर को पहचानने आता है। अब बस तुमको एक चीज मैं और बता रहा हूं, अकाउंट बना के प्रोविजन फॉर टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालते हैं अगर आ गया तो, और ये तुमको कहां मिलेगा, नोट्स टू अकाउंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये चीज मिलेगी। तो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स मिलता है बैलेंस शीट में क्वेश्चंस में, वहां पे तो इसका भी एक अकाउंट बना दे रहे हैं, ताकि पूरा जो पहला पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर इसके आगे भी बता दे रहे हैं। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनेगा,
वर्किंग नोट में जहां पे नोट्स टू अकाउंट दिया होगा वहां प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का प्रीवियस ईयर बैलेंस होगा और करंट ईयर बैलेंस होगा। प्रीवियस ईयर बैलेंस को क्या बोलते हैं सर? ओपनिंग बैलेंस। और करंट ईयर बैलेंस को क्या बोलते हैं सर? ओपनिंग बैलेंस कहां डाला जाता है? क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी होती है और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्या होता है? तो बाई बैलेंस बीडी क्वेश्चन में से निकाल के ये डाल लेना। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये अकाउंट क्लोज्ड तो है। अगर क्लोजिंग बैलेंस दे दिया इसका मतलब अकाउंट क्लोज्ड है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आप क्लोजिंग का भी फिगर यहां पे उठा के डाल दो, टू बैलेंस सीडी। ये गिवन जो है, जो चीजें गिवन है वो पहले डाल लो। यहाँ पे ये दो लाइनें खींच के अकाउंट क्लोज कर लो, क्योंकि अकाउंट क्लोजर का जो तरीका है वो है हमारे पास। तो ये वो दो चीजें हैं जो गिवन है। जो बैलेंस सीडी है वो कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है, और ये आपको गिवन है। और ये जो है ये ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। और ये भी क्या है? क्वेश्चन में गिवन ही होगा एट एनी कॉस्ट। ये दोनों चीजें गिवन होंगी। अब क्वेश्चन में एक और कोई चीज गिवन होगी, ठीक, और कोई एक चीज मिसिंग होगी। अब ध्यान से सुन लो, दिमाग में बैठा लो। दो चीजें तो गिवन रहेंगी, चार चीजें क्वेश्चन में पढ़ती हैं। इस अकाउंट में चार चीजें पढ़ती हैं, दो डेबिट में दो क्रेडिट में, जिसमें से तीन चीजें गिवन रहेंगी, कोई एक मिसिंग रहेगी। उस तीन चीजों में से दो तो कंपलसरी गिवन रहेंगी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब अगर क्वेश्चन में बोला है कि टैक्स पेड, ध्यान से सुनना, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर फलाना रुपया। अगर टैक्स पेड की बात कहीं भी कर दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से लेके कहीं भी पेड किया है ना, पेमेंट, आप अगर टैक्स पेड दे दिया है तो आप यहां पे लिख दो टू बैंक, यानी कि टैक्स पेड वाला पैसा किधर आप लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो अगर आपने टैक्स पेड, अब डेबिट और क्रेडिट को जोड़ो, बोर्ड पे देखते रहो, डेबिट और क्रेडिट को जोड़ो। जाहिर सी बात है कि डेबिट अब ज्यादा होगा, क्रेडिट अब कम होगा। तो क्रेडिट कम होगा तो क्रेडिट में ही ना बैलेंसिंग फिगर पड़ेगा। किस नाम से पड़ेगा? बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये पैसा किस चीज का है? ये वही पैसा है जो तुमको अभी पढ़ना सीखना था, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर का ये पैसा है। किस चीज का पैसा है ये? प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर का पैसा है। अब मान लो कि क्वेश्चन में प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, तो तुम क्या निकाल लोगे? जाहिर सी बात है क्रेडिट का जोड़ कब ज्यादा होगा, डेबिट का कम होगा, तो क्या निकाल लोगे? टैक्स पेड निकाल लोगे। फंडा क्लियर सर? इज इट कोई डाउट? मैं एक बात बता दूं, मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये है पॉइंट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस, ये है पॉइंट नंबर 2 क्लोजिंग बैलेंस। ये दोनों हमेशा गिवन होगा। 3 और 4 में से कोई एक देगा, कोई एक नहीं देगा। जो अब तुमको याद रखना है, टैक्स पेड किधर लिखा जाता है? डेबिट में, और प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट में। दोनों में से कोई एक दे दे, दूसरा उधर साइड भर के दूसरे का फिगर असर्टेन कर लो, हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पूरा मामला तुम्हारा खत्म। कोई दिक्कत बची? अब नेक्स्ट वर्किंग डे पे हम इन्वेस्टिंग, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग करके फिर एक कंप्लीट पैकेज इसका समराइज्ड वे में करके खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो क्या कर, चलो भैया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सेकंड है उसका पार्ट। ऑपरेटिंग खत्म हो गया था, इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, बस अभी जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, उतना ही है। उसके बाद कुछ इसके वर्किंग नोट है। तो इसमें क्या क्या आता है? यही इतना ही आता है जो लिखा हुआ है। सबसे पहला, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। प्रोसीड मतलब क्या होता है? पैसे का आना, मतलब एसेट बेचे तो प्रोसीडिंग, ठीक है। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, एसेट बेच के कितना आया, तो ये इनकमिंग है ना, इनकमिंग है मतलब इनफ्लो है। इनफ्लो हमेशा क्या होता है सर? पॉजिटिव फिगर होता है, तो विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे सर। तो टेंजिबल बेचे हो सकता है इंटेंजिबल भी कभी बेचना पड़ जाए। टेंजिबल में कौन सा एसेट बिकेगा? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, यही सब बिकेगा। इंटेंजिबल में गुडविल बिकेगा, ठीक है, या पेटेंट्स बिक जाएंगे। पैसा आया नहीं, जो पैसा आया वो ब्रैकेट में नहीं है। आपने पेमेंट किया है, पेमेंट कब करते हो? जब आप परचेज करते हो। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट या पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट। तो आपने पेमेंट किया है ना, पेमेंट आपका आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका सर?
ब्रैकेट। अब दो और चीजें हैं, ये बड़ी जरूरी हैं, एकदम एकदम मतलब याद रख लो क्लियरली अपने दिमाग में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। अगर ये पेड रहेगा तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और रिसीव्ड रहेगा तो ये इन्वेस्टिंग है। यही दोनों चीजें हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अगर ये रिसीव्ड है दोनों तो ये क्या है? इन्वेस्टिंग। और अगर ये पेड है तो ये क्या है? फाइनेंसिंग। ये बात दिमाग में एकदम रखना है, ठीक है। ऑपरेटिंग में तो ये कभी नहीं खर्च जाएगा, मगर अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड है तो दे आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड है तो दे आर पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो रिसीव है ना, रिसीव है तो इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? रिसीव है तो इनफ्लो है। तो विदाउट ब्रैकेट या आप ऐड कर लीजिए, कुछ आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ तो आएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो आप लिखेंगे सर नेट कैश इनफ्लो, और अगर नेगेटिव आता है तो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी है ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये वाला फिगर, तब इसके एक्टिविटीज यहां लिख रहे हैं तो इस कॉलम में आप लिख लेंगे, ठीक है। लाइन क्लोज। और यही वाला फिगर उठ के कहां आ जाएगा? जो ये सेकंड वाला मेन वाला कॉलम है उसमें आ जाएगा। फंडा क्लियर सर? अब एक जरूरी चीज, दो फिगर असर्टेन करना आना चाहिए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का फिगर या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट का फिगर, ठीक है। अब वो चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, तो उसके लिए भी वर्किंग नोट बनाया जाता है, बनाना पड़ता है। तो ये नोट कर लो। उसके बाद परचेज या सेल का फिगर कैसे निकाला जाए, इसका एक वर्किंग नोट मैं बना के दिखा देता हूं। वर्किंग नोट के लिए उसका अकाउंट ही सीधे बनेगा। और जैसे मान लो मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो सीधे एक अकाउंट हम बनाते हैं और वो हम सीधे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कल हमने वो देखा था, प्रोविजन अकाउंट बनाया था किसका? टैक्स का। वैसे ही इसका भी बनेगा, ठीक है। बना लो। देखो मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं, मतलब उसके पहले देख लेते हैं। अगर देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे दे रहा है, ठीक, एक अकाउंट, जैसे तुम्हारे इसमें दो अकाउंट आमतौर पे हमने बनाना सीखा हुआ है, ठीक है, मगर मैं एक ही अकाउंट बनाना सिखाता हूँ हर बच्चे को। अब होता क्या है कि तुमने आज तक सीखा क्या है बनाना, या जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे मतलब है, तो तुम लोग तो जान रहे हो, मगर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो दो अकाउंट बना रहे हैं। उसमें हो क्या रहा है, बुक्स में भी दे रहा है कि एक मशीनरी अकाउंट बना रहा है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा है, फिर उसमें से आप फिगर असर्टेन कर रहे हो परचेज का या सेल का या डेप्रिसिएशन का। और डेप्रिसिएशन का पैसा याद है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऊपर ऐड हुआ था, याद है ना, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में डेप्रिसिएशन का फिगर आप ऐड किए हुए हो, ठीक है। और अगर मशीनरी पे प्रॉफिट या लॉस हुआ है, मशीनरी या कोई भी अकाउंट है, कोई भी एसेट है, तो उसमें प्रॉफिट हुआ है तो वहीं पे माइनस हुआ था, और लॉस हुआ था तो वहीं पे सेम हेड में ऑपरेटिंग में लॉस ऐड हुआ था और प्रॉफिट माइनस हुआ था, याद है। दो अकाउंट बनाना हर जगह चला है। मैं दो अकाउंट नहीं सिखाता हूं किसी को, मैं नहीं कहता हूं कि दो अकाउंट बनाओ, मैं कहता हूं एक अकाउंट बनाओ। और वो अकाउंट कौन सा बनेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना मैं नहीं बोलता हूं, वर्किंग नोट ही ना जब बनाना है तो क्या जरूरत है अननेसेसरी ढेर सारे वर्किंग नोट बनाने की। एक ही वर्किंग नोट बनाइए, एक्यूरेट बनाइए। अब सर बात थोड़ी सी ये है, पेचीदगी इसमें, कॉम्प्लेक्सिटी इस बात में ये है कि मैं सिर्फ एसेट अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। अब वो बनता कैसे है ये देख लो भैया। तो सबसे पहले आप उसका ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, और एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या लिखा जाता है? टू बैलेंस बीडी, डेबिट साइड में। और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में। किस नाम से? बाय बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी नाम से। और उसके बाद ये दोनों लाइनें क्लोज कर दी जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब जो तुम अकाउंट बनाना सीखे हो आज तक, या जो तुम्हारे बुक्स में गिवन है, वो ये है कि ओपनिंग बैलेंस में ये वाला फिगर पड़ेगा, सॉरी ये वाला 5 लाख, और क्लोजिंग में 6 लाख, ठीक। यहाँ पे 5 लाख, क्लोजिंग में 6 लाख। मगर जो मैं जब सिखाता हूं, जब ये दोनों फिगर दे देते हैं, जैसे मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस क्या है?
5 लाख, मशीनरी का क्लोजिंग क्या है 6 लाख। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,64,000 और क्लोजिंग कितना है 1,80,000। ठीक है। मगर मैं कहता हूं कि तुम ओपनिंग 5 और 6 मत डालना, तुम ओपनिंग डालना 5 लाख माइनस 164 करो, कितना आ रहा है 3,36,000 3,36,000 और 6 माइनस 180 करो 4,20,000 420,000 4,20,000 ठीक। तो बुक में जो बनाया हुआ है उसमें ओपनिंग बैलेंस 5 डाला है, क्लोजिंग 6 डाला है। मैं कहता हूं और इस तरह से दो अकाउंट बनाया भी हुआ है, एक ही अकाउंट बनाइए सर, ओपनिंग डालिए 336 डिफरेंशिएट करके कितना 336 और क्लोजिंग कितना है अब 420 420 अब पड़ेगा, कितना पड़ेगा 420 420,000 पड़ेगा ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई सर। अब दूसरी चीज, डिप्रिसिएशन किधर लिखा जाता है एसेट अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड में। डिप्रिसिएशन किधर लिखा जाता है क्रेडिट साइड में बाय डिप्रिसिएशन। अगर एसेट बिकती है तो किधर लिखा जाता है क्रेडिट साइड में ठीक है बाय बैंक। अगर एसेट खरीदा जाता है तो किधर लिखा जाता है डेबिट साइड में टू बैंक। अगर एसेट पे लॉस होता है तो किधर लिखा जाता है क्रेडिट साइड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस के केस में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट पे। और अगर बिकती है और फायदा होता है तो किधर लिखा जाता है डेबिट साइड में टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एसेट बेचते समय प्रॉफिट हुआ है तो, प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है तो। भंडा क्लियर सर, इतनी चीजें मालूम है। अब डिप्रिसिएशन कितने का हुआ है 40। देखो नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ड्यूरिंग द ईयर, उस साल भर के दौरान एक एसेट जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख थी, जिसपे टोटल डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल डिप्रिसिएशन अभी तक लगा हुआ था 44,000, वो एसेट बिकी है 30 में। तो ध्यान दीजिए सर, इधर एक एसेट है यहां लिख रहा हूं जिसकी वैल्यू रही है 1 लाख इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू ठीक, जिसपे डिप्रिसिएशन अब तक कितना लग चुका है, जब से वो एसेट रही है हमारे जीवन में तब से अब तक कितना डिप्रिसिएशन लग चुका है 44,000। तो एसेट कितने का बचा 56,000 का ना। यस सर। जो बिकी कितने में है 30,000 में। तो ये बिकी है 30 में 56,000 रुपए की आज वैल्यू, जिसके बिक्री हुई है कितने में, सेल हुई है कितने में, 30,000 में। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस पक्का हाँ। कितने का 26,000 में। 26,000 का लॉस है। यही लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऊपर ऐड किया जाएगा। लॉस सर कहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वो लॉस 26,000 का। बिकी कितने में है 30,000 में। बोर्ड पे देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है 30। बाई बैंक सेल कितने में हुई है 30 ठीक। अब बात बचती है सर डिप्रिसिएशन की। वो जो दो अकाउंट बनाते थे तो डिप्रिसिएशन का फिगर डिफरेंस से निकाला जाता था, मैं उसका भी तरीका बता दे रहा हूँ। डिप्रिसिएशन यहाँ कितने का है सर 44,000। 44 का है यस सर। और डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना 164 और क्लोजिंग बैलेंस कितना 180 164 और 180 के बीच का डिफरेंस कितना 16,000 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना 164 क्लोजिंग कितना 180। तो ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारे पास तुम्हारे अकाउंट में शुरुआत में 1,64,000 रुपए थे और अंत में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अकाउंट में 1,80,000 रुपए हैं। तो डिफरेंस तुम्हारे अकाउंट बढ़ा ना, कितने से बढ़ा 16,000 से। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन कितने का बढ़ा है 16,000। 44 का डिप्रिसिएशन तो यहाँ दिया ही हुआ है, दिया है ना ये 44 का, और 16 ये ऐड कर लो कितना हुआ 60,000। डीके गोयल साहब की किताब का ये सवाल है, एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल्स में आप चेक करेंगे तो इलस्ट्रेशंस वगैरह देते हैं, वहां चेक करिएगा। डिप्रिसिएशन 60,000 का ही उसमें दिया होगा, दो अकाउंट बनाया हुआ होगा, एक मशीनरी अकाउंट बनाया हुआ होगा, एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन करके एक अकाउंट बनाया हुआ होगा ठीक। और डिप्रिसिएशन 60,000 का ही दिया होगा ठीक है 60। अब सर निकाल लीजिए डिफरेंस। प्रॉफिट हुआ नहीं है तो ये वाला फिगर नोट करना नहीं है, इस वाले को छोड़ दो। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ टोटल जोड़ो, क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ो कितना हो रहा है 420 60 480 510 536 5,36,000। तो यहाँ क्या लिख लोगे आप 5,36,000। 536 में से 336 माइनस कर दो कितना होगा 2 लाख डिफरेंस
यानी कि इस साल मशीनरी कितने की खरीदी गई है, आप डी गोयल साहब की किताब में चेक करना, उस बुक में मशीनरी कितने की मिलेगी। वो एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक में सॉल्यूशन दूसरे तरह से है, ठीक है, इलस्ट्रेशंस के आसपास का कहीं का होगा ये है ये, ठीक है, ओल्ड न्यू बुक के हिसाब से मिल जाएगा 23, 24, 25 के आसपास 2 लाख। दो अकाउंट बना के भी वहां भी फिगर 2 लाख आया है, दो अकाउंट बना के वहां पे भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 आया है, दो अकाउंट बना के वहां पे भी लॉस ऑन सेल ऑफ 26,000 आया है, दो अकाउंट बनाने के बाद बेचे वो भी 30 में है, बस उनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अलग है, मेरा भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अलग है, उनका टोटल जो है वो 536 नहीं है, मेरा भी टोटल 536, मेरा उनका टोटल अलग अलग है, मगर एंड रिजल्ट जो कैश फ्लो में जाना है, जो फिगर देखो, ये डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, ये 60,000 रुपए कहां जाएंगे, ऑपरेटिंग में जाएंगे प्लस होंगे, ये 30 कहां जाएगा, हाँ इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है, ये प्लस होगा, इनफ्लो प्लस मानो, आउटफ्लो को माइनस करके मानो, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहां जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑपरेटिंग में जाएगा, और ये ऑपरेटिंग में सेम हेड में जाएगा और प्लस ही होगा, ठीक है। ये परचेज जो बाई बैंक परचेज है 2 लाख रुपए का, ये 2 लाख रुपए कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में जाएगा, और ये आउटफ्लो माना जाएगा, माइनस होगा, आउटफ्लो माना जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कोई मतलब नहीं है, वो तो वर्किंग नोट के लिए रह जाएगा। इज दैट क्लियर सर? आप बुक में अपने एग्जांपल चेक करिएगा, डीके गोयल की फाइनेंशियल की बुक में है, डीके गोयल साहब की किताब में आप चेक करेंगे, सेम यही सारे फिगर्स मिलेंगे, जो फिगर मैंने चारों असर्टेन किए हैं, यही फिगर्स वहां 2 अकाउंट बना के मिलेगा, हम एक अकाउंट बना के सीख रहे हैं, ठीक। एग्जाम में टाइम कम है तो भैया ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम 2 अकाउंट बना के उतने ढेर सारे लाइनें खींचो या एक बना खींचो। क्लियर सर? पूरी तरह से इन्वेस्टिंग खत्म, अब बात कर लेते हैं फाइनेंसिंग पे। इसके बाद चलो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, जितने भी इनफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से वो पॉजिटिव फिगर में लिखा जाएगा, जितने भी आउटफ्लोज है वो नेगेटिव में। कौन कौन से इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं? पहला क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। जब आप शेयर्स और डिवेंचर्स इशू करते हैं और उससे जो पैसा आए, तो शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो है, डिवेंचर इशू करोगे पैसा आएगा, इनफ्लो है। सर सबसे पहली बात, ये लिख तो पूरा कंटेंट दिया गया है, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि शेयर इशू हुआ है या शेयर पे पेमेंट हुई है? अब मान लो कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर का फिगर है, ये करंट ईयर है 2020 और प्रीवियस ईयर बगल में है 2019, और यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा शेयर कैपिटल। अब प्रीवियस ईयर का शेयर कैपिटल का फिगर मान लो 5 लाख और करंट ईयर का फिगर है 6 लाख, तो और बाकी भले से कुछ मत दिया हो, तो इसका मतलब ये है कि इस साल प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना था, 5 लाख, करंट ईयर का बैलेंस कितना हो गया, 6 लाख, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। कितने का सर? 1 लाख का। अब मान लो कि वहीं कहीं डिवेंचर हो, डिवेंचर में प्रीवियस ईयर का फिगर हो 7 लाख और करंट ईयर का फिगर हो 5 लाख, इसका मतलब इस साल क्या हुआ है, 2 लाख का डिवेंचर्स रिडीम हुआ है। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, कौन से शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये इन द ब्रैकेट लिखा जाएगा, आउटफ्लो माना जाएगा। और प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये आपका इनफ्लो है। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर कोई दूसरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उसका नाम दे देगा, अगर अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी तो उसका नाम देगा, ठीक है। नीचे वर्किंग नोट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करके लिखेगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी मतलब है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का फिगर अगर बढ़ा हुआ मिले, जैसे वही वर्किंग नोट में तुमको बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ हो, अब प्रीवियस ईयर का बैंक ओवरड्राफ्ट हो 50,000 और करंट ईयर का हो 60,000, ठीक है, तो ये करंट लायबिलिटीज में हालांकि मिलेगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में नहीं मिलेगा। मगर करंट लायबिलिटीज में आपको क्या चीज ध्यान देनी है, अगर ये 10,000 रुपए से बढ़ा है ना, तो आप वो किस एक्टिविटी में आएगा? ऑपरेटिंग में तो आएगा नहीं, इन्वेस्टिंग में भी नहीं आएगा, किस एक्टिविटी में आएगा सर? फाइनेंसिंग में। उसी तरह है डिक्रीज, अब ये फिगर 60 की जगह 40 होता तो ये डिक्रीज हो जाता, तो अगर इंक्रीज हुआ है तो आप विदाउट ब्रैकेट इनफ्लो मानेंगे और डिक्रीज हुआ है तो इन द ब्रैकेट आउटफ्लो मानेंगे। कल हमने पढ़ा था रिसीविंग ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में था। अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करते हो तो इन्वेस्टिंग, और इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर पे करते हो, पेमेंट, ये वाला पॉइंट, अगर आप पे करते हैं तो वो आउटफ्लो, मगर एक्टिविटी भी बदल जाएगी। रिसीविंग इनफ्लो थी और पेमेंट आउटफ्लो था, ये तो बात सबको मालूम है, मगर रिसीविंग
इन्वेस्टिंग का पार्ट थी और पेमेंट किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड किस ईयर का? करंट ईयर का, ठीक है। और प्रपोज डिविडेंड किस ईयर का? प्रीवियस ईयर का। और इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड दोनों ही इसमें नोट किए जा रहे थे। जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे थे, सबसे पहला पॉइंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो आप इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर और प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर को आप क्या कर रहे थे? वहां पे ऐड कर रहे थे। वो जब फॉर्मेट बताया था तो उसमें ये बात थी। अगर आपने लोन का रीपेमेंट किया है तो वो भी आउटफ्लो है। तो फाइनेंसिंग में कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं है। फाइनेंसिंग में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि क्या इनफ्लो है और क्या आउटफ्लो है, ठीक है। इसमें कोई खास वर्किंग नोट नहीं है। अब एक जरूरी चीज, तीनों एक्टिविटीज के खत्म होने के बाद, एक मिनट बताता हूं उसको भी, फिर आप यहाँ पे लाइन ऐसे खींच लो, आप एंड रिजल्ट लिख लो। नेट कैश अगर इनफ्लो हुआ है तो इनफ्लो लिखना और आउटफ्लो हुआ है तो आउटफ्लो लिखना। फ्रॉम कौन सी एक्टिविटीज से? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। हम इनफ्लो लेके चल रहे हैं, कॉलम क्लोज, ठीक है। और ये फिगर यहां पे। अब जरूरी चीज क्या है? एक्टिविटीज कितनी होती हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। और वो देखना किससे होता है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में जो नॉन करंट लायबिलिटीज का पूरा पार्ट है, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड का और नॉन करंट लायबिलिटीज में का जो पार्ट है, वो आपको किसके लिए ऑब्जर्व करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। बैलेंस शीट में जो करंट लायबिलिटीज का पार्ट है और करंट एसेट्स का पार्ट है, उसको आपको किसके लिए ऑब्जर्व करना है? मोस्टली, हर जगह नहीं, मगर मोस्टली उसको आपको ऑब्जर्व करना है किस चीज के लिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। और बैलेंस शीट का जो नॉन करंट एसेट का पार्ट है, उसको ऑब्जर्व करना है किस चीज के लिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए। पूरी बैलेंस शीट को ब्रेक डाउन कर लो। अब ये नहीं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए तुम पूरी बैलेंस शीट पढ़ना शुरू कर दो कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी पढ़ लें, ट्रेड पेएबल भी पढ़ लें, ट्रेड रिसीवेबल भी पढ़ लें। इन्वेस्टिंग में इन सब का तीनों का कोई काम नहीं है। इन्वेस्टिंग में आपको सिर्फ एसेट्स वाले कॉलम को ध्यान देना है, वो भी नॉन करंट। फाइनेंसिंग में आपको सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड को ध्यान देना है, शेयर कैपिटल वाला पार्ट जो है पूरा वो, और जो अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उस पे ध्यान देना। नॉन करंट जो बोरोइंग्स है, नॉन करंट जो लायबिलिटीज है, बस उस पे, ये दो हेड पे ध्यान देना है। और फाइनेंसिंग तो बता दिए, इन्वेस्टिंग बता दिए, ऑपरेटिंग। अब जो बच गया वो सब बचा में क्या बचा? एक करंट लायबिलिटी बची, एक करंट एसेट बचा, तो जो बच गया वो सब कहां चला जाएगा? ऑपरेटिंग में, ठीक। ऑपरेटिंग में ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये ऑपरेटिंग में ही मिलेगा, मतलब करंट लायबिलिटीज में ही मिलेगा। मगर अभी मैंने बताया ना कि करंट लायबिलिटीज को ध्यान देना है ऑपरेटिंग के लिए, तो तुम देखोगे तो करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट मिलेगा, तो तुम तुरंत उठा के क्या कर दोगे? ऑपरेटिंग का पार्ट बना दोगे। मगर कुछ चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी ना, कि वो भले से करंट लायबिलिटी है मगर वो ऑपरेटिंग में नहीं जाएगी, वो किस में आएगी सर? फाइनेंसिंग में। अंडा क्लियर सर? इसको नोट कर लो। उसके बाद फिर इसकी समरी पूरी बताते हैं, पूरे के पूरे कैश फ्लो की समरी एक साथ। देखो इधर फाइनली मैंने लिख ही दिया है, कंफ्यूजन ना आए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या ध्यान देना है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बैलेंस शीट में किस चीज पे ध्यान देना है? सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स को। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किन चीजों पे ध्यान देना है? शेयर होल्डर्स फंड को और नॉन करंट लायबिलिटीज को। फंडा क्लियर है ना? इतना पहले ये भी, जब ये पूरा नोट करिए ना, उसके साथ ये भी नोट कर लेना, एक्स्ट्रा चीज, ठीक। उसके बाद इसको समराइज करते हैं। देखो पूरा समरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको ए हेड लिखना है। ए हेड में क्या होगा आपका? क्या लिखते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको सबसे पहले क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपको दूसरा हेड डालना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और उसमें जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के एडजस्टमेंट हैं, जिसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करना है, उसका कुछ फिगर आएगा। जैसे ही वो फिगर एंड में आके कंक्लूड होगा, आपको एक लाइन खींच देनी है, और ये दोनों हेड्स का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कहा जाता है। ये उसका रिजल्ट आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ गया, मगर वर्किंग कैपिटल के बदलने के पहले तो फिर आपको दो और चीजों पे ध्यान देना है।
करंट एसेट्स में आने वाले चेंजेस को और करंट लायबिलिटीज में आने वाले चेंजेस को, वो सिचुएशन के हिसाब से प्लस और माइनस होते हैं, वो तुम पढ़ चुके हो, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा और क्यों। ठीक, वो प्लस माइनस कर लोगे, इनसाइड द कॉलम कर लोगे, फिर टैक्स पेड को लेस कर लोगे। अगर टैक्स पेड है तो, नहीं है तो मत करना, अगर है तो टैक्स पेड को लेस कर लो, जो लेस होता है वो आउटफ्लो होता है, वो आपका इन द ब्रैकेट जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या तुम्हारा आएगा, नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसको क्लोज कर लोगे। ठीक है, कंप्लीट, क्लोज हो गया। फिर अगला हेड क्या डालोगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो ही चीजें देखनी है, या तो इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या तो आउटफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक, वो तुम्हें मालूम है, नोन है। तो जो इनफ्लोज होगा वो आउटसाइड द ब्रैकेट, जो आपका आउटफ्लो होगा, ठीक है, वो आपका इनसाइड द ब्रैकेट हो जाएगा। उससे आएगा एक फाइनल रिजल्ट, उस फाइनल रिजल्ट को क्या कहते हैं, नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फंडा क्लियर सर। अब नेक्स्ट सी वाला हेड डालोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक, अब उसमें तुमको फिर वही दो चीजें करनी है, अभी अभी वो पढ़े हैं, इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो विदाउट ब्रैकेट, और आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो इनसाइड द ब्रैकेट। उसका एंड रिजल्ट आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो या नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर वो लाइन को क्लोज कर दोगे। तीनों का फिगर निकाल लिए, तीनों को क्लोज कर लिए। अब सर बोर्ड पे देखिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है पूरी। अब जब ऑपरेटिंग का फाइनल रिजल्ट आया था, तो ये जो भी रिजल्ट आया था उसको पैरेलल मेजर कॉलम में लिखना है। इन्वेस्टिंग का जो आया था सेम यही वाला फिगर, ये वाला, इसी फिगर को यहां लिखना है, और फाइनेंसिंग का जो ये फिगर आया है उसी को यहां भी लिख देना है, थर्ड वाले मतलब जो मेजर कॉलम है। अब उसके बाद क्या करना है, बोर्ड पे देखते रहो। उसके बाद 1 + 2 + 3 इन तीनों पैसों को ऐड करके यहां लिख देना है, इस लाइन को क्लोज करके। लाइन मैंने क्लोज की ना, यहाँ पे क्लोज करके इन तीनों के टोटल को यहां लिख देना है। इसको कहा क्या जाता है, अगर ये पॉजिटिव है तो आप लिखते हैं नेट कैश इनफ्लो, और अगर वो नेगेटिव है तो आप लिखते हैं नेट कैश आउटफ्लो। ठीक, ड्यूरिंग द ईयर, तीनों एक्टिविटीज से मिला के जो आया वो ड्यूरिंग द ईयर। अब उसमें एक चीज ऐड करनी होती है, वो ऐड क्या चीज होती है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और तुम्हें मालूम है, बता मैं चुका हूं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, उसके ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर लो यहां पे, फिर इसको क्लोज करो, और उसको क्लोज करने से तुम पाओगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग बैलेंस को आप ये भी लिख सकते हैं चाहे तो, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस को आप लिख सकते हैं नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। और ये वाला जो पैसा आएगा डबल लाइन से यहाँ पे क्लोज करोगे, और ये वाला पैसा मेक श्योर कि आपकी बैलेंस शीट में क्लोजिंग फिगर के बराबर हो। ठीक, बस इतना करोगे, इतना करने के बाद जाके तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। सिर्फ तीनों एक्टिविटीज का फिगर निकालने से नहीं होगा, उसमें ओपनिंग फिगर को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो जाके आप क्लोजिंग फिगर असर्टेन करोगे। और अगर ये बराबर हो गया क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन सही है। दैट इज ऑफ 6 मार्क्स, पूरे 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो अब जाके पूरी तरह से कैश फ्लो क्या हुआ है तुम्हारा, कंप्लीट हुआ है। ठीक, तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर का कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, जिसमें 6 नंबर का एक मेजर क्वेश्चन रहेगा और 1-1 नंबर के आपके माइनर क्वेश्चंस रहेंगे, वो इन्हीं में से कहीं से एक चीज उठा के पूछ लेगा एमसीक्यूज में। इज दैट क्लियर? तो पूरा 8 नंबर कंप्लीट, आज की पढ़ाई कंप्लीट हो गई हमारी। चलो ठीक है, बाय बाय।